बच्चों आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे आज। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। इसके बारे में सारा डिस्कशन करेंगे। इसकी नीड क्या हुई, केमिस्ट्री में इसकी जरूरत क्या हुई, इसको क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया, इसके बारे में स्टडी क्यों करते हैं, इसके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे। इससे पहले हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमने सारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर पढ़े थे, जैसे एंथैल्पी पढ़ा था, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी क्या बताता है? तो गिब्स फ्री एनर्जी बताता है कि अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारी रिएक्शन क्या होगी। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 तो रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 then the reaction will be at equilibrium। रिएक्शन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हो जाएगी। तो ये तीन कंडीशन हमें थर्मोडायनामिक्स पता चल गई। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि रिएक्शन क्या है, गिवन थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर। थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर मतलब टेंपरेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। इन पैरामीटर्स पे, जो गिवन पैरामीटर्स पे अगर डेल्टा जी कैलकुलेट करने के बाद ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो बोल देंगे कि रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी रिएक्शन क्या है, होगी नहीं, इज नॉट फिजिबल इन दीस कंडीशंस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई यानी नेगेटिव वैल्यू आ गई तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन क्या है, फिजिबल है एट दीस कंडीशंस। और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 देन द रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसके बारे में हम तो थर्मोडायनामिक्स में तो हमने पढ़ लिया कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी तो कौन से पैरामीटर पे होगी, नहीं होगी तो किस पैरामीटर पे नहीं होगी। अब बात आती है कि अगर कोई रिएक्शन, अब सपोज करिए आपने कैलकुलेट किया डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 आ रही, नेगेटिव आ रही है, लेकिन रिएक्शन की जो कंप्लीशन पीरियड है, जो टाइम है कंप्लीट होने में रिएक्शन का, वो काफी ज्यादा है। मान लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 100 इयर्स में, तो 100 इयर्स में अगर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो उस रिएक्शन को हम फिजिबल थोड़ी बोलेंगे। वो रिएक्शन फिजिबल थर्मोडायनामिक्स में बता दिया कि हमको रिएक्शन क्या होगी। अब कितने टाइम में होगी उसके बारे में स्टडी करना, उसके बारे में जानना। आप लैब में लेकर हम तो देखेंगे नहीं कि रिएक्शन 100 इयर्स में हो रही है, कितने साल में कंप्लीट हो रही है। उसके लिए हमें उसकी काइनेटिक्स की जरूरत होगी, यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी काइनेटिक्स को हम डिस्कस करेंगे थ्रू केमिकल काइनेटिक्स। तो इससे पहले हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद चैप्टर को शुरू करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में उससे पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे रिएक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स क्या होते हैं, दो तरीके में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने 10th में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, उन सबको नहीं, वो अलग पैरामीटर था, वो टाइप ऑफ रिएक्शन, ये अलग टाइप ऑफ रिएक्शन। ये बेस्ड है ऑन द रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। ये इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन व्हिच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। अगर एक स्टेप में कोई रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो उसको बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे एग्जांपल है NO है, ओजोन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस से कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन क्या हो रही है, एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो मोर देन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, जिसको कंप्लीट होने के लिए एक से ज्यादा स्टेप चाहिए। जैसे यहां पे देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों का रिएक्शन हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट हो, लेकिन यहां कन्वर्जन होने में इसको दो स्टेप लगने हैं। इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, एक NO2 का मॉलिक्यूल दूसरे NO2 के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके NO3 प्लस NO बनाएगा, उसके बाद दोबारा रिएक्शन जो हो रही है ये एक्साइटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या इंटरमीडिएट बनेगा, इस इंटरमीडिएट को दोबारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा पूरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
तो बात सिर्फ इतनी सी है कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में क्या होता है कंप्लीट हो जाए, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको बोलते हैं जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो। ये होता है डिफरेंशिएशन बिटवीन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे अगर रिएक्शन एलिमेंट्री हो और कॉम्प्लेक्स हो तो क्या डिफरेंस होता है, उससे हमारे केमिकल काइनेटिक्स पे क्या असर पड़ता है। तो अगर रिएक्शन जो होगी एलिमेंट्री होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब हुआ क्या, एक सिंगल स्टेप में क्या हो रही है, पूरी की पूरी क्या रिएक्शन खत्म हो जाएगी। तो अगर एक सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, पूरा जो केमिकल काइनेटिक्स है यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, एक सिंगल स्टेप पे डिपेंड करेगी। सारी की सारी स्पीड क्या है, किसी पे डिपेंड करेगी, कोई और स्टेप है ही नहीं। जब दूसरी स्टेप है ही नहीं, इसमें बात ही नहीं करेंगे हम कि कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा या कोई ऐसा स्टेप होगा जिसपे पूरा का पूरा क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड कर रही है। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में क्या होता है, मोर देन सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। जब मोर देन वन स्टेप में कोई भी रिएक्शन हो रही है तो अब ये देखेंगे कि कौन सा वाला जो स्टेप है इसमें, फर्स्ट स्टेप, सेकंड दो स्टेप से ज्यादा भी ले सकता है रिएक्शन कंप्लीट होने में। तो इसमें कौन सा स्टेप ऐसा है जिसमें रेट डिपेंड करेगा, तो उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है स्पीड। यहाँ पे स्पीड ऑफ द रिएक्शन को हम बोलते हैं रेट। ठीक है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वही होता है जो पूरी मैकेनिज्म में सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, उसी को बोलते हैं क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। द स्लोएस्ट स्टेप इन द होल मैकेनिज्म प्रोसेस इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे ये देखिए NO2 का रिएक्शन हो रहा है फ्लोरीन के साथ और प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ प्रोडक्ट बना है तो इसका दो स्टेप में, इसका मैकेनिज्म क्या है, दो स्टेप में हो रहा है। अब इसमें से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, जो स्टेप क्या होगा, स्लो होगा, जिसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो जो भी स्टेप क्या होगा, स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो भी स्लो स्टेप होगा उसमें से वही पूरा रेट जो है वो क्या रहेगा, डिटरमाइन करेगा। जैसे ये स्लोएस्ट स्टेप है तो रेट क्या होगा, पूरा का पूरा रेट इस पे डिपेंड करेगा। रेट क्या है, फर्स्ट वाले स्टेप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इस वाले पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत फास्ट स्टेप होता है, इसके रेट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये फौरन कंप्लीट है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, NO2 प्लस F2 कन्वर्ट होना है NO2 प्लस F। जो F बना है यहाँ पे इंटरमीडिएट, वो बहुत अनस्टेबल होगा। ये इतना अनस्टेबल होगा कि फौरन NO2 से रिएक्ट करके फौरन प्रोडक्ट बना देगा, जिसमें जो टाइम होती है वो बिल्कुल टाइम नहीं लगता, इसलिए इस पे रेट क्या होता है, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, वो स्टेप ऑफ द रिएक्शन ऑन व्हिच होल द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड, यानी पूरी रिएक्शन का जो रेट है एक ही स्टेप पे डिपेंड करता है। और ऐसा सिर्फ एक ही केस में होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन में नहीं होता। एलिमेंट्री रिएक्शन में कैसे होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन में तो एक ही स्टेप होता है, एक ही स्टेप पे पूरा का पूरा रेट डिपेंड करेगा। अब आते हैं बात एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट का मतलब होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के टर्म में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट के टर्म में बोलेंगे डिकम्पोजिशन और डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट। तो दोनों के टर्म्स में हम क्या रेट को लिख सकते हैं। तो रेट को लिखेंगे कि मान लीजिए हम एवरेज रेट की बात कर रहे हैं और रिएक्टेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस और डिकम्पोज्ड और डिसअपीयर्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और टाइम डिफरेंस क्या होना चाहिए, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। कुछ टाइम डिफरेंस में, अगर कुछ टाइम t में रेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, सपोज करिए पहले जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन और नॉट थी, कुछ टाइम पीरियड के बाद इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, RT हो गई। ठीक है, तो एवरेज रेट क्या होगा, चेंज यानी डिफरेंस इन दिस, तो RT माइनस R नॉट अपॉन T माइनस T0। इनिशियल टाइम क्या होगा, 0 टाइम, और जो टाइम लगा है उसमें हम माइनस कर दे रहे हैं। तो अब देखिए जो रिएक्टेंट पहले था, ठीक है, रिएक्टेंट पहले था वो ज्यादा था, बाद में उसकी वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड करेगी उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जा रही है। तो रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस डिक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, तो ये जो टोटल वैल्यू है वो किसमें है, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है,
ये नेगेटिव वैल्यू जो हमने यहाँ पे दिखाया इसके लिए, उसका नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, रिएक्शन जैसे जैसे प्रोसीड होगी हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ फॉर्म होता है, यानी बढ़ता जाएगा। प्रोडक्ट हमेशा शुरू में क्या होगा, टाइम टी पे क्या होगा, 0 टाइम पे सी कंसंट्रेशन होगी 0, टाइम टी पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, पी। ये क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो एवरेज का मतलब यही होता है कि कोई भी गिवन टाइम में, ठीक है, गिवन टाइम में चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है, इसी का डेरिवेटिव होता है। इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि एवरेज रेट का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम इलेप्स टाइम है, कि हम जो एवरेज टाइम में मेजर करते हैं, वो टाइम इलेप्स टाइम देख क्या होता है, ज्यादा होता है, उसको हम धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं। जब टाइम को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाएंगे तो एक पॉइंट पे क्या आएगा, वो एक जब टाइम जो t है टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो एक पर्टिकुलर टाइम एक इंस्टेंट पे क्या होगा, वो वैल्यू देगा। इसीलिए इसके केस में हम डेल्टा लिखते हैं और इसके केस में हम dt क्या होता है, dt का मतलब होता है वेरी स्मॉल, d हम डिनोट करते हैं फॉर स्मॉल चेंज और डेल्टा डिनोट करते हैं फॉर लार्ज चेंज। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि ये लार्ज चेंज को सिग्निफाई करता है और ये स्मॉल चेंज। इसमें क्या होता है, हम d लेते हैं और उसमें डेल्टा लेते हैं, डेल्टा का मतलब ज्यादा अमाउंट और d का मतलब क्या होता है, ये छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अब कोई भी ये रिएक्शन लिखी है, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो NO2 O2 में कन्वर्ट हो गया, इसका इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम एवरेज रेट लिखने का ये लॉ होता है, इसको बोलते हैं क्या, कि डेल्टा N2O5 एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा T और -1/2 और इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। प्रोडक्ट केस में प्लस लिखते हैं, रिएक्टेंट के केस में माइनस लिखते हैं, वो उसका रीजन हमने बता दिया है, ठीक है। सेम चीज इसमें लिखते हैं, बस डेल्टा और d की वैल्यू, मतलब डेल्टा की जगह d लिखते जाएंगे, डेल्टा की जगह स्मॉल चेंज को क्या करते हैं, लार्ज चेंज है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब लार्ज चेंज और dt का मतलब यानी d का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम देखेंगे रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। इसके लिए हमने एवरेज रेट लिखा, ऐसे ही हम N2 3H2 2H2, ये हैबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या हो जाएगा, सिर्फ डेल्टा के फॉर्म में लिखना है, माइनस ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगा दिया, डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा यहां पे लिखेंगे डेल्टा। इसके लिए क्या लगेगा, माइनस ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस और इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे 1/3 और डेल्टा ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट आ गया। इसी केस में क्या, प्रोडक्ट केस में पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा ऑफ, ठीक है। ये इसके लिए हम रेट लिख देंगे कि ये किसके बराबर, टोटल किसके बराबर होगा, रेट के। ये रेट की वैल्यू इसके बराबर ही रेट होगा, इसके बराबर, यानी जितना ये डिकम्पोज होगा उतना रेट क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, जितना ये डिकम्पोज होगा उतना ही क्या होगा, रेट फॉर्म होगा। हमने स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा था 11th के फर्स्ट चैप्टर में, उसी से ये डिराइव्ड है, ठीक है। इसके बाद हम इसी के लिए हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट जैसे कि R इज इक्वल टू, अब इसको लिखेंगे हम सिर्फ डेल्टा की जगह d लिखते जाएंगे, स्मॉल चेंज
यह माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt हो जाएगा, माइनस 1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन इक्वल टू 1/2 डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन। इस तरीके से कोई भी रिएक्शन गिवन होगी तो उसका क्या निकाल लेंगे, रेट एक्सप्रेशन लिख देंगे इसको, ठीक है। रेट निकाल लेंगे हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एवरेज रेट भी लिख सकते हैं इसके लिए और इंस्टेंटेनियस रेट भी लिख सकते हैं दोनों के लिए, ओके। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। रेट एक्सप्रेशन और रेट कांस्टेंट क्या होते हैं कि जब हमने रिएक्शन कराई, देखा कि जितना ज्यादा हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं रिएक्टेंट, यानी पहले हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ अमाउंट लिया तो रिएक्शन कराई तो देखा रिएक्शन की कुछ काइनेटिक्स है, यानी कुछ स्पीड है, लेकिन हम जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, फिर रिएक्शन कराई तो हमने देखा क्या रिएक्शन की स्पीड जो हो रही है वो बढ़ रही है, यानी रिएक्शन जो हो रही है वो फास्ट हो जा रही है। तो वहां से हमारे टर्म्स आया कि रेट जो है वो एक्चुअल में क्या है, डिपेंडेंट है किसपे, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप जितना ज्यादा लेंगे रेट क्या होगा वो उतना फास्ट होगा। तो इस हमारा टर्म आया रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट of reaction is directly proportional to concentration of reactant, ठीक है। यहां से कहना है कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे क्या है, डिपेंड करते हैं, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा आप कंसंट्रेशन लेंगे रिएक्टेंट की, रेट कितना होगा उतना ज्यादा होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस। तो इसी टर्म में इस रेट का जो रिलेशन होता है अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं, यानी उसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहां पे लगता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनल इक्वल टू का साइन लगाया तो यहां एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और उसकी डिनोट कैसे करते हैं, k से, और इसी को बोलते हैं क्या, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट और रेट एक्सप्रेशन according to law of mass extinction the rate of chemical reaction directly proportional to the concentration of reactant, यानी concentration of reactant के directly proportional होता है, ठीक है। अब कोई भी आपने यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन दिया है, कोई भी इक्वेशन के फॉर्म में, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगा, R is directly proportional to concentration। रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट A है, रिएक्टेंट B है, दो रिएक्टेंट है तो कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे क्या रहेगा, डिपेंड करेगा। अब पावर का विस्तार है, ठीक है, ये क्या सिंगल पावर है, a रेज़ टू पावर 1 b रेज़ टू पावर 1, नहीं, यहाँ पे क्या होता है x हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जितना एक डिपेंडेंट कंसंट्रेशन ऑफ a पे हो उतना ही b पे भी हो, इससे और इससे डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, और कितने ऑर्डर का डिफरेंस होता है ये भी नहीं पता। ये सारी वैल्यूज क्या है, x और y क्या होता है, ये वैल्यू हम थ्योरेटिकली नहीं लिखते हैं, हम इसको थ्योरेटिकली नहीं लिखते हैं, इन वैल्यूज को हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली नहीं लिखते, नॉट डिटरमाइन। ठीक है, इसको हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन करते हैं, कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ये दोनों क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती है, और इसको हमने इसीलिए a और b के फॉर्म में लिखा है, तो इसलिए हमारा जो रेट आया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर x एंड कंसंट्रेशन ऑफ b रेज़ टू पावर y, इस फॉर्म में हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब हटेगा क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, जब इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो यहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को लिखते हैं k कंसंट्रेशन ऑफ a कंसंट्रेशन ऑफ b रेज़ टू पावर। इसको इस वाले फॉर्म को हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, ये रेट एक्सप्रेशन है, यानी रेट अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के टर्म में लिखें तो इसको बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन, और k जो होता है वो होता है क्या, हमारा रेट कांस्टेंट, क्या होता है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। यहां से क्या आता है, रेट कांस्टेंट और रेट एक्सप्रेशन। इसके बाद एक क्या आता है कि x और y जो वैल्यूज है वो क्या डिटरमाइन करती है। अगर
और y को जोड़ दो x plus y, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी रिएक्शन का क्या ऑर्डर होगा वो हम इनकी जो पावर्स है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जो पावर्स होती है उनको सम कर देते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। ध्यान रखिए रेट ऑफ एनी रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, नॉट थ्योरेटिकल, ठीक है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन का, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन होता है जैसे हमने लिखा था रिएक्शन, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, सम ऑफ the sum of the stoichiometric coefficient of the reactant only is called molecularity of the reaction, ठीक है। अगर ये क्या होता है, sum of stoichiometric coefficient रिएक्टेंट, ठीक है। सिर्फ रिएक्टेंट के जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनको हम ऐड कर देंगे, तो ये a इसका कोएफिशिएंट, दूसरे रिएक्टेंट कोएफिशिएंट क्या है b, यही क्या है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, a प्लस b के बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, a प्लस b। अब रिएक्शन के साथ जैसे रिएक्शन चेंज होगी वैसे ही मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, वेरी करेगी। हम रिएक्शन को देखिए मॉलिक्यूलरिटी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये जो होती है थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, हम रिएक्शन को कोई भी एलिमेंट्री स्टेप देखेंगे उसका हम मॉलिक्यूलरिटी क्या देंगे, लिख देंगे कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। अब आता है बात ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जैसे हमने बताया अभी कि कोई भी रेट एक्सप्रेशन लिखा हो, तो रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उन्हीं के पावर को क्या करते हैं, सम करते हैं, उन्हीं के सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट बाय एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे यहां पे कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द गिवन रेट एक्सप्रेशन, क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, सिर्फ ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ऑर्डर की वैल्यू क्या है, ये रेट एक्सप्रेशन दिख रहा है, रेट के रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर 1/2, कंसंट्रेशन ऑफ b रेज़ टू पावर 3/2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इनकी पावर को ऐड कर देंगे, तो क्या ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2, 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3/2 प्लस -1 ये हो जाएगा। दूसरे वाले केस में ऑर्डर की वैल्यू, ऑर्डर इज इक्वल टू 3/2 -1, यहां से वैल्यू आ जाएगी +1/2, ठीक है। तो दोनों केस में हमने क्या कर लिया, ऑर्डर को कैलकुलेट कर लिया। यहां तक हमने क्या सीखा, ऑर्डर को, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी और कभी-कभी क्या होता है, इक्वल होते हैं। कोई भी रिएक्शन आई तो उसका कभी-कभी क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्या होता है, सेम रहता है, एकदम सेम रहता है, यानी इक्वल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा हो कि जितनी मॉलिक्यूलरिटी हम देखिए उसका ऑर्डर बताता है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलरिटी को हम रिएक्शन रेट बता देंगे कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी। ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड। हां, एक केस होता है कि अगर रिएक्शन क्या है, अगर रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो क्या होगा, इस केस में क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, इक्वल टू ऑर्डर।
में गिवन हो कि जो रिएक्शन द गिवन केमिकल रिएक्शन इज एलिमेंट्री, तब आप क्या कर सकते हैं, उसको देख के आप ऑर्डर बता सकते हैं, ठीक है। या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है, उसका मैकेनिज्म गिवन है और आपको दिया गया है इस स्टेप पे, यानी गिवन स्टेप क्या है इसका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी स्लोएस्ट स्टेप आपको पता है तो भी आप रेट लिख सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो सारी स्टेप्स होती हैं वो आप इंडिविजुअली क्या होती है, एलिमेंट्री होती है। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हुआ है, ठीक है, 3 स्टेप, ये तीनों स्टेप क्या है, इंडिविजुअल क्या है, एलिमेंट्री स्टेप्स है, मिलके क्या बने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि ये स्लोएस्ट स्टेप है, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही ऑर्डर होगा, ठीक है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में तो होता ही है मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर। इसके बाद आ गई बात यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसके बीच में जो रिलेशन होता है और यहां पे हमने लिख दिया n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट इज इक्वल टू K, यहां पे इसकी यूनिट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है किस पे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा वैसे इसकी क्या होगी, यूनिट, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप चेंज करेंगे, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए K की वैल्यू क्या आएगा, रेट अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन रेज़ टू पावर n, ठीक है, ये लिख दिया। रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, हमने बोला क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है उसमें जो चेंज आ रहा है उसको टाइम के साथ हम मेजर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेट। तो रेट क्या हो गया, कंसंट्रेशन की यूनिट और विद टाइम, टाइम की यूनिट, और यहां कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन की यूनिट हमने ले लिया मोलैरिटी में मोल पर लीटर, टाइम को ले लिया सेकंड को लिया जाएगा पर सेकंड, यहां भी हमें क्या कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर की पावर n, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 और पर सेकंड, ठीक है। यहां से एक फार्मूला आया, जनरल फार्मूला nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, और nth ऑर्डर, यानी कोई भी ऑर्डर हो, अगर n की 0 ऑर्डर है तो n की जगह क्या लिखते हैं, 0 रखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है तो n की जगह 1 रखते हैं, सेकंड ऑर्डर है तो अगर फ्रैक्शनल ऑर्डर है तो फ्रैक्शनल वैल्यू रखते हैं। आपको रेट कांस्टेंट क्या यूनिट कैलकुलेट करनी है, सपोज मैंने यहां 0 ऑर्डर कैलकुलेट करना है, इस वाले फार्मूले में लिखते हैं K इज इक्वल टू मोल 1 की पावर 1 माइनस 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 से पर सेकंड तो पर सेकंड ही रहेगा, ये हो जाएगा क्या, मोल पर लीटर पर सेकंड, इसके लिए 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, रेट कांस्टेंट की यूनिट K की यूनिट, ठीक है, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, वही यूनिट किसकी थी, रेट की यूनिट थी, जो रेट की यूनिट होगी वही क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट। यहां पे आप अगर देख सकते हैं K कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0, n की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 ऑर्डर हो जाएगा, तो 0 ऑर्डर ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो जो यूनिट इसकी है वही तो रेट की यूनिट होगी, दोनों की यूनिट क्या सेम होगी, तो 0 ऑर्डर केस में क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर केस में देखिए आप यहां n की जगह 1 पुट कर दीजिए तो मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 पर सेकंड, इसकी वैल्यू क्या है, पर सेकंड। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट आ रही है क्या है, पर सेकंड आ रही है। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करें, K की यूनिट क्या होगी, मोल 1 माइनस 2 लीटर 2 माइनस 1 पर सेकंड, n की जगह से हमें क्या रखना है, 2 रखना है, यहां पर हो जाएगा लीटर पर मोल पर सेकंड। तो इस तरीके से हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट की कोई भी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना है, ऑर्डर कुछ भी हो, 0 ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर फ्रैक्शनल ऑर्डर, किसी के लिए भी हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को निकाल सकते हैं। अब क्या आता है क्वेश्चन में इसका यूज कैसे करते हैं, जितने भी क्वेश्चन आजकल आते हैं उसमें क्या करता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को छुपा दिया जाता है, आपको ढूंढना होता है, ठीक है, कहीं भी छुपा दिया जाएगा कि हाफ लाइफ के टर्म में छुपा दिया, यूनिट के टर्म में छुपा दिया जाता है, उसको आपको ढूंढना होता है। इससे क्या होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, ठीक है, जो वैल्यू
रियलाइज करना होगा कि ये कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए लीटर पर मोल पर सेकंड, मतलब ये कैलकुलेट किया किसका, रेट कांस्टेंट किसकी यूनिट होती है, ये होती है सेकंड ऑर्डर के लिए। हमें ऑर्डर पता चल गया। इसमें इस केस में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो गए। तो इस तरीके से रेट कांस्टेंट की वैल्यू देके हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो इस हमने शुरू क्या किया, एलिमेंट्री रिएक्शंस पढ़े, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़े, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि डिपेंडेंस कैसे, कंसंट्रेशन पे रेट एक्सप्रेशन देगा। फिर उसके बाद हमने देखा रेट एक्सप्रेशन के बाद रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट ऑर्डर क्या होता है, और रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होती है फॉर डिफरेंट ऑर्डर के लिए, ठीक है। आज के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में